लायबल नहीं होगा नोटिस की डेट के बाद, क्योंकि वो तो पार्टनर ही नहीं है। अगर वो नोटिस दे देगा तो उसके बाद उसका पार्टनर का मतलब ही खत्म, तो वो फर्म का कोई भी एक्शन होगा उसके लिए लायबल नहीं होगा। ओके। और अगर उस नोटिस से पहले उसका कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर का रहता है फर्म के पास, या प्रॉपर्टी रहता है, तो वो फर्म माइनर जो है रजिस्ट्रार के पास क्लेम कर सकता है या नोटिस दे सकता है कि अब वो एक पार्टनर नहीं है। ओके। उसको रजिस्ट्रार को नोटिस देना कंपलसरी है कि अब मैं एक पार्टनर नहीं हूँ। अगर वो रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं देता, पब्लिक नोटिस, तो उसको पार्टनर में ऑटोमेटिकली मान लेंगे। ओके, अंडरस्टूड? यस। और फटाफट माइनर वाला पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कमिंग इन एंड गोइंग आउट पार्टनर्स, राइट? तो अब देखो, कोई पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर लीव करेगा तो उस केस में कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि जब एक पार्टनर आता है या जाता है तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट? तो इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं? सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एन पार्टनर। अगर एक नया पार्टनर आता है तो वो कैसे आएगा? सबसे पहले तो नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अप्रूवल मांगेगा, राइट? नए पार्टनर का क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं? देखो, लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर उसी डेट से होगा जिस डेट से वो एडमिट होता है। याद है हमने पढ़ा था, जिस दिन वो अग्रीमेंट में आएगा उसी दिन से वो लाइबल होगा। क्या उससे पहले वो लाइबल होगा? अनलेस ही, देखो, उससे पहले के लिए वो लायबल होगा अनलेस अगर वो बोल दे कि फर्म की आज तक की जितनी ऑब्लिगेशंस हुई हैं मैं उसको पार्ट लेना चाहता हूँ। न्यू फर्म में न्यू पार्टनर जब ज्वाइन करता है उसकी लाइबिलिटी जो है एग्जिस्टिंग डेट या ओल्ड फर्म क्रेडिटर, वो तभी करेगा जब वो नई फर्म में इसको एक्सेप्ट करेगा। ओके। जैसे कि सपोज मेरी और नवीन की पार्टनरशिप थी। ओके, सपोज मेरी और नवीन की पार्टनरशिप थी एंड हम दोनों के ऊपर, हम दोनों को क्रेडिटर्स को 20 लाख रुपीस देने थे। ओके। तो मेगा, आपने हमारी पार्टनरशिप ज्वाइन किया एज अ न्यू पार्टनर, तो क्या आप लायबल हो गए इस 20 लाख को पे करने के लिए? नो। देखो, ये आपके पार्टनरशिप में आने से पहले था, राइट? तो ये हम दोनों का है। बट अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखोगे दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्रेडिटर्स, तभी आप ये पे करोगे, अदरवाइज ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नवीन? यस। ओके। क्रेडिटर का कंसेंट भी नेसेसरी है किसी आपको ट्रांजैक्शन को अगर ऑपरेटिव बनाना है। नोवेशन, नोवेशन का मतलब देखो, पहले इसका मतलब समझो, नोवेशन होता क्या है? Novation is a technical term in contract for substituted liability not confined only to case of partnership। देखो, अगर नवीन, देखो कि अगर कोई क्रेडिटर है मेरा, राइट, उसको मुझे पैसे देने होंगे, राइट? यस। राइट। अगर मेरा कोई क्रेडिटर है उसको मुझे पैसे देने हैं, तो जैसे हमने ऊपर का केस पढ़ा, ऊपर के केस में ये 20 लाख रुपीस मुझे और नवीन को पे करने थे, राइट? अब मेघा ने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और मेघा ने बोला कि आप लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो इस 20 लाख की जो पेमेंट होगी उसमें मैं भी आ रही हूँ। ओके। बट इसमें मेरा और नवीन दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, और जो क्रेडिटर है उसका भी कंसेंट होना जरूरी है। किसका कंसेंट होना जरूरी है? मेरा, नवीन का, मेघा का और क्रेडिटर का। ओके। तब हम इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ चेंज कर सकते हैं, जिस नए कॉन्ट्रैक्ट में मेघा भी हमारे साथ हमारी क्रेडिटर होगी, मैं उसको पैसे वापस करने होंगे। तो नोवेशन इज नथिंग अदर देन कि कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर मैं पुराने लाइबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके एक नए लाइबिलिटी में लाती हूँ। ओके। बट एक खाली अग्रीमेंट नहीं होता कि हम दोनों ने अग्री कर दिया खाली और हम एक नोवेशन में आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। नोवेशन के लिए पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, और जैसे मैंने आपको बताया जो लायबल है एग्जिस्टिंग डेब्ट्स के लिए, उसको भी क्रेडिटर ऑफ द फर्म अगेंस्ट उससे पैसे क्लेम कर सकता है, और उसको क्रेडिटर का कंसेंट भी चाहिए कि हम इसको भी ऐड करने, ये भी आपके पैसे देने के लिए लायबल होगा। अंडरस्टूड? यस। कोई डाउट? नो। ओके। तो
अगर मेरे को कि अपने पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर को ऐड करना है पुराने डाटा को देने के लिए या पुराने लोन को राइट ऑफ करने के लिए, तो उसके लिए मुझे किन लोगों का कंसेंट चाहिए? ऑल द पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स जिसको इनकमिंग पार्टनर, एंड इवन द क्रेडिटर हु इज रिक्वायर्ड टू गेट पेड। ओके, यस, इसमें ये वर्ड जो है इप्सो फैक्टो, ये भी यूज करना है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इप्सो फैक्टो? नो, इसका मतलब होता है बाय फैक्ट इटसेल्फ, यानी कि जैसे कि हमें पता है, हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आपको पता ही होगा, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसका मीनिंग लिख लो, ये वर्ड्स एग्जाम में यूज करने हैं। ओके, अगर देखो, अगर दो लोगों की पार्टनरशिप है और एक मर गया, तो फॉर्म ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप तो बंद हो जाएगी, राइट? तो उस केस में ये नहीं अप्लाई होता। क्यों? क्योंकि उस केस में तो दो पर्सन पे एक की डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली वो एक ही पर्सन लायबल होगा सारे लोन्स को पे ऑफ करने के लिए, राइट? यस, यस, तो उस केस में ये चीज अप्लाई नहीं होती। ओके, यस, एनी डाउट? नो मैम। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, एक पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? जब उसको सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो, जब वो एक्सप्रेस करे एक अग्रीमेंट में पार्टनर्स के द्वारा कि मैं ये पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूँ, और जब पार्टनरशिप एट विल हो तो वो पब्लिक नोटिस देके रिटायर हो सकता है, राइट? यस, अब एक रिटायरिंग पार्टनर जब डिस्चार्ज होता है, तो अगर उसकी रिटायरमेंट से पहले कोई भी लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो उसको वो पे करनी होती है, राइट? यस, बट उसकी रिटायरमेंट के बाद अगर थर्ड पार्टी और नई फर्म के बीच में कोई होती है, एनी अग्रीमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए वो रिटायरिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, राइट? एक बार उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, वो रिटायर हो गया, तो उसका पार्टनरशिप फॉर्म के आगे के अग्रीमेंट से कोई काम नहीं है। अंडरस्टूड? यस, यस, अगर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, वो और बाकी पार्टनर थर्ड पार्टी को खाली उन्हीं एक्शंस के लिए लायबल होंगे जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, प्रोवाइडेड दैट कि वो लायबल नहीं होगा कि अगर वो फर्म विदाउट एनी नॉलेज उसके साथ डील करती कि वो पार्टनर है, यानी कि फर्म थर्ड पार्टी को, फर्म अगर नहीं बताती कि वो पार्टनर नहीं है या ही रिटायर्ड, और फर्म हमारा जो क्रेडिटर है उस इंप्रेशन में, तो भी फर्म ही लायबल होगी, वो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जैसे कि जो पार्टनरशिप थी मेरी नवीन और मेघा की, ठीक है, मैं पार्टनरशिप से रिटायर हो गई, मैंने आपको लीगल पब्लिक नोटिस भी दे दिया, ठीक है? यस, आप दोनों गए बैंक से लोन लेने, और बैंक के इंप्रेशन में अभी भी ये है कि मैं एक पार्टनर हूँ, बट आप दोनों ने क्लियर नहीं किया कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ विद प्रॉपर पब्लिक नोटिस। ओके, तो बैंक मुझसे पैसे रिकवर नहीं कर सकता, वो किससे रिकवर करेगा पैसे? खाली आप दोनों से। अंडरस्टूड? यस, कोई डाउट? नो, पार्टनर नोटिस किस सेक्शन में देता है? सबसेक्शन 3 में। किस में देता है? सबसेक्शन सबसेक्शन 3, ओके, ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ओके, अब इसके अगेंस्ट एक केस हुआ था, विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। उसने बोला था कि अगर इफ एनी पार्टनर वांट टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस, डिसएसोसिएट मतलब अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस से हटना चाहता है, एंड इन क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड वाज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड, और पार्टनरशिप डीड रिकंस्ट्रक्ट होगी, हमें पता है जब अब एक पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप डीड दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होती है, राइट? यस, Comprehend a situation where a partner want to retire from the firm. It clearly explains that in event of retirement, the partnership business will not come to an end. देखो, अगर हम तीनों की पार्टनरशिप थी, मैं चली गई, तो क्या आप दोनों की पार्टनरशिप बंद हो गई, या आप पार्टनरशिप डीड को चेंज करके दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में था कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट से जो एक बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करता था, हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, बिजनेस को हम, हमारा बिजनेस का कैरी ऑन करने का राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ये सब कुछ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यस, पर इसको रीड करो, फिर हम एक्सप्लेनेशन। देखो, एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, आप मुझे बता सकते हैं दोनों, आपको एक्सक्लूजन से क्या समझ आता है? like removing them. यस, देखा, एक्सक्लूजन से आपको क्या समझ आता है? सब पार्टनर की
देखो मैं आपको बताती हूँ, एक्सक्लूजन का मेन मतलब होता है जब आप किसी को जबरदस्ती हटाओ। कैसे हटाओ? जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि उसने कोई रूल तोड़ा हो बिजनेस का। रिमूविंग फोर्सफुली। क्यों? बिकॉज ऑफ एनी मिसकंडक्ट। अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया हो, अगर उसने कोई गलती की हो या उसने कोई रूल तोड़ा हो, उस वजह से अगर आप उसको निकाल रहे हो, वी कॉल दैट एक्सक्लूजन। ओके। पावर ऑफ एक्सक्लूजन जो है, अगर कोई पार्टनर गलती करता है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से होनी चाहिए। ओके। Yes. और ये पावर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स को एक्सरसाइज होती है। मतलब बहुत सारे पार्टनर्स के इसमें लिखा ही होता है, बट इट मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टनर ने गलती की नहीं, हल्की छोटी सी गलती की और आपने उसको पार्टनरशिप से निकाल दिया। ऐसा काम नहीं करना। ओके। अगर ये सारी कंडीशन नहीं है तो इट मस्ट बी डीम टू बोनाफाइड। बोनाफाइड में इंटरेस्ट ऑफ, आप बिजनेस के फेवर में मानोगे फिर उसको। गुड फेथ में 3 चीजें देखोगे। ओके। सबसे पहले जो आपने निकाला गया, क्या वो पार्टनरशिप के लिए अच्छा है या नहीं है, वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ओके। Yes. आपने जिस पार्टनर को निकाला है, आपने उसको नोटिस दिया है प्रॉपर, आपने उसको लीगली बिजनेस से डिसमिस किया है। और तीसरी एंड मेन बात, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हर्ड। उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि उसने अगर कोई गलती की है तो वो आपको बताए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन भी नहीं फुलफिल करते, जैसे आपने उसको पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में निकाला, आपने उसको नोटिस भी दिया, बट आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो पार्टनर एक्सपेल्ड नहीं मानेगा। ये एक्सपेल्शन नल एंड वॉइड होगा, यानी वैलिड ही नहीं होगा। ओके। Yes. पार्टनरशिप में एक्सक्लूजन कब होता है? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। ये जरूरी नहीं है। अगर इनवैलिड कोई पार्टनर पार्टनरशिप पे एंड करता है या उसको कंटिन्यू पहले जैसा करना चाहता है, जैसे कि आपने एक पार्टनर को निकाला बट आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो लीगली ही कांट बी एक्सपेल्ड। तो आप अपनी पार्टनरशिप वैसे ही कंटिन्यू करोगे जैसे आप पहले कंटिन्यू कर रहे थे। ओके। Yes. Okay. जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। दे वर कैरिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली फॉर पास्ट सेवरल इयर्स। Spouses of A and B fought in ladies club on their personal issues and A's wife was hurt badly। यानी कि A और B की वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, A की वाइफ को बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई। A got angry and he conveyed C to expel B from the partnership firm। B was expelled without any notice from A and C, considering the provisions state whether they expel a partnership from the firm। अब इसका आंसर आप मुझे बताओ कि क्या बी को निकालना सही था और क्या ये एक्सक्लूजन वैलिड है या नहीं है? नहीं सही था, नहीं सही। क्यों नहीं सही? क्योंकि वो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं। सब देखो, इसमें रीजन क्या होगा? इसमें पहली बात, क्या ये इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में था या उनका पर्सनल मैटर था? पार्टनर। उनकी वाइफ्स के बीच में झगड़ा हुआ था, Personal. तो उनकी पर्सनल मैटर था। क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया बी को निकालने से पहले? No. नहीं। क्या बी को अपॉर्चुनिटी मिली? बी की बात सुनी गई थी यहाँ पे? No. नो। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो बी को एज अ पार्टनर एक्सपेल नहीं कर सकते। पार्टनर मेजॉरिटी से एक्सपेल किया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में हो, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर चाहे गुड फेथ में हो, बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन ही नहीं प्रेजेंट, तो ये जो टेस्ट ऑफ गुड फेथ है ये फेल हो जाता है, इसलिए बी को हम नहीं निकाल सकते। अंडरस्टूड? Yes. पर इसको रीड करो, फिर हम इंसॉल्वेंसी पढ़ते हैं। पर इसको रीड करो। बट Yes. एक्स की डेथ हो गई, तो एक्स के एस्टेट का मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अब लायबल नहीं है डेट के लिए। अब एक क्रेडिटर जो है वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है कि आपके ये पार्टनरशिप असेट्स जो है, जो पार्टनर्स के हाथ में है, आप तो मुझे पेमेंट ही नहीं कर रहे। तो ए ने जो ये गुड्स सोल्ड किए हैं और डिलीवर किया है, उन्होंने केस कर दिया कि ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीज पार्टनर का था उसके पास है। तो आपको बताना है कि क्या एक्स के ऊपर, जो एक्स ने अपनी लाइफ टाइम में जो गुड्स ऑर्डर किए थे, क्या एक्स के ऊपर कोई क्लेम आएगा? No. देखो, ये गुड्स कब ऑर्डर हुए थे? जब एक्स की लाइफ टाइम मतलब जब एक्स जिंदा था, राइट? Yes. Yes.
बट डिलीवरी बाद में हुई थी। तो जब ऑर्डर एक्स ने किए थे, तो और जब उसने पर्सनल असेट्स एक्स के टाइम पे, एक्स ने अपने ही टाइम पे ये ऑर्डर किए थे अपनी लाइफ टाइम में, तो एक्स इस गुड्स के लिए लाइबल तब होगा जब वो डिलीवरी होगी। डिलीवरी कब हुई? आफ्टर डेथ ऑफ एक्स, राइट? Yes. तो इस वजह से एक्स कोई भी डेट के लिए लाइबल नहीं है, और एक्स का रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो भी किसी चीज के लिए लाइबल नहीं है। अंडरस्टूड? Yes. Yes. एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम सेक्शन 2.12, 13 और 14 पढ़ते हैं। कि मैं पहले इस पार्टनरशिप का मेंबर था, तो अब आप मुझे एज अ दैट मेंबर समझ के आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो या मेरे साथ बिजनेस करो। तो एक पार्टनर अग्रीमेंट में आ सकता है, बट वो सिमिलर नेचर का बिजनेस फिर भी नहीं करेगा। कौन से नेचर का बिजनेस? Similar. सिमिलर नेचर का, और वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स करेगा। ये हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वैलिड है, और ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है ये रीजनेबल है, यानी ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए इम्पोज की गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट चीज देखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अगर एक पार्टनर चला जाता है तो उसका कुछ केसेस में उसका प्रॉफिट का शेयर होता है। देखो, अगर कोई मेंबर मर जाता है या सीजेस टू एग्जिस्ट यानी चला जाता है, तो वो जो सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, वो जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं करता अकाउंट्स के, वो आउटगोइंग पार्टनर, जैसे अब देखो सपोज हम लोगों ने बिजनेस किया, ओके, एक पर्सन की डेथ हो गई, तो उसने जब तक मेरे साथ बिजनेस किया तब तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा मेरे पास, राइट? Yes. वो सच शेयर ऑफ प्रॉफिट ये पार्टनर का राइट है कि वो जब तक दूसरा पार्टनर नहीं लेता, वो उसको 6% पर एनम तक उस पर इंटरेस्ट अज्यूम करता रहेगा, और ये फर्म के लिए एक लोन मानेगा। जैसे कि सपोज मैं और मेघा पार्टनरशिप में थे, ठीक है, Yes. मेरी डेथ हो गई, तो जो मेरे मेरे पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। तो अब मेघा को फिलहाल नहीं पता कि ये पैसे किसको दे, तो मेघा इसको एज अ लोन ट्रीट करेगी, और एवरी ईयर इस पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देगी, जब तक मेरा रिप्रेजेंटेटिव इसको क्लेम नहीं करता। ओके, प्रोवाइडेड दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट है या जो पार्टनर चला गया है, ये उसका राइट है। ओके, उसको आगे का कोई शेयर नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज आई डाइड ऑन सपोज 21 जनवरी, ओके, तो 21 जनवरी के बाद जो भी शेयर होगा वो मेघा मुझे नहीं देगी प्रॉफिट का, उससे पहले पहले का जब तक मैंने मेघा के साथ काम किया खाली मुझे वही शेयर देगी। ओके, Yes. समझ आया? Yes. कोई भी वो, और मैं लाइबल भी खाली उन्हीं प्रोविजंस के लिए होंगी या उन्हीं कामों के लिए होंगी जो मेरे मरने से पहले मैंने बिजनेस में जब हमने लोन लिया कुछ किया, हम खाली उसी चीज के लिए लाइबल होंगे। अंडरस्टूड? Yes. जैसे Yes. कि एग्जांपल है कि ABC आर पार्टनर्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी ए। ओके, मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे। ए इज एंटाइटल्ड टू 3/8 ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। ए का राइट कितना है? 3/8। ओके, बैंकरप्ट हो गया और बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस विदाउट पे, बट उन्होंने ए का शेयर नहीं दिया ना, सेट का शेयर दिया, तो क्या ए अपना शेयर मांग सकता है 3/8 प्रॉपर्टी का और अपने प्रॉफिट्स का? उसने बोला है देखो, ये जो है ये बैंकरप्ट हो गया। ओके, Okay. Yes. तो जब बैंकरप्ट हो गया तो उस दिन से वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस दिन से उसको मैं पार्टनरशिप का मेंबर नहीं मांगूंगी, राइट? Yes. तो उस दिन से और आगे के दिन तक जो भी प्रॉफिट होता है, क्या ए उसके लिए लायबल होगा? क्या मुझे No, ए no. बैंकरप्सी के बाद का प्रॉफिट नहीं देना? वेरी गुड। और नेक्स्ट एग्जांपल है, ए बी पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो गया, अपना शेयर उसने सेल कर दिया पार्टनरशिप फॉर्म का। ए और बी जो है वो सी के शेयर के पैसे नहीं दे पाए, तो सी की रिटायरमेंट पे क्या सी उनसे पैसे मांग सकता है और उनसे इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है? Yes. कर सकता है। कौन सी डेट तक का? जिस डेट तक सी ने पार्टनरशिप फॉर्म में काम किया है, राइट? Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द चेंज इन फॉर्म। सेक्शन 38 कहता है कि अगर कंटिन्यू होने की गारंटी है और थर्ड पार्टी को पता है, अगर एग्रीमेंट नहीं है
एंड हम लोगों ने पहले ही पार्टनरशिप में डिसाइड किया था कि एक पार्टनर की डेथ होती है तो हम फॉर्म को डेट चेंजेस कर देंगे, हम फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए डेट चेंज कर देंगे, बट हम पार्टनरशिप को सेम ही कंटिन्यू करेंगे। तो वो होता है कि हम रिवोकेशन यानी जब हमारी पार्टनरशिप हम कर रहे थे उसी टाइम पे हमने गारंटी दे दी कि हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं आगे चल के। ओके, Okay. जैसे हमने देखा कि फॉर्म अपने नेचर के अलावा सेम नेचर ऑफ अलग नेचर नहीं कर सकती बिजनेस का, राइट? Yes. वो अगर फॉर्म ने पहले ही ये गारंटी लिखी हुई हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टनरशिप तो वो ये चेंजेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes. जस्ट रीड इट एंड एक बार समरी भी पढ़ लो, फिर हम अपना पार्ट यूनिट 3 भी कंप्लीट करते हैं। ओके, इसकी समरी साथ साथ पढ़ लो और मुझे बता दो इस तक कोई डाउट हो। स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 के साथ। ओके, Okay. फर्स्ट चीज देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा हमने पार्टनर्स के ऊपर पढ़ा, राइट? Yes. अब फॉर्म की भी तो कुछ ड्यूटीज होंगे, आप ऐसे ही पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेंगी पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए, राइट? तो पहला है कि आप फॉर्म को रजिस्टर कराओगे। तो फॉर्म किस दिन रजिस्टर्ड मानते हैं हम? The registration of firm may be effected at the time by sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. देखो, हर एरिया का अपना रजिस्ट्रार होता है। ओके, आप उस Yes. रजिस्ट्रार के दिन जिस दिन पोस्ट सेंड कर दोगे या जिस दिन उसको डिलीवर हो जाएगी, पर्टिकुलरली डिलीवर होना, और आप उसको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बता दोगे कि हाँ यहाँ पे मुझे अपना प्लेस ऑफ बिजनेस करना है, उस एरिया के रजिस्ट्रार को आपकी जिस दिन पोस्ट पहुंच जाएगी उसी, और वो अप्रूव हो जाएगी, क्या होनी चाहिए? अप्रूव। उसी दिन को हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं। अब आप उसके अंदर क्या लिखोगे जो आप रजिस्ट्रार को दोगे? आप उसके अंदर अपने फर्म का नाम बताओगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस का मतलब देखो, बहुत लोग पार्टनरशिप एक दो जगह पे ऑफिस रखते हैं, राइट? तो आपका मेन प्लेस कौन सा है जहाँ पे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखोगे, आप वो जगह बताओगे। अगर कोई और जगह है जहाँ आपका बिजनेस कैरी होता है वो जगह। देखो, सारे पार्टनर्स एक डेट पे तो ज्वाइन नहीं करते, तो किस डेट पे किस पार्टनर ने ज्वाइन की, सारे पार्टनर्स का नाम और परमानेंट एड्रेस, और आपकी पार्टनरशिप एट विल है या एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, आपको वो भी बताना। ओके, और स्टेटमेंट सारे पार्टनर साइन करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। और फॉर्म के नाम के अंदर ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। क्या वर्ड्स नहीं होने चाहिए? क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पीरियर, या ऐसे वर्ड्स जो किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं, वो फॉर्म के नाम में राइटिंग में नहीं होने चाहिए। ओके, Yes. अंडरस्टूड? Yes. जब रजिस्ट्रार आपके सेक्शन 58 यानी रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोविजंस के साथ सेटिस्फाइड होता है, तो वो ये एंटिटी के नाम को अपने रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में रिकॉर्ड करता है और आपकी स्टेटमेंट को फाइल करता है। उस दिन वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपको मिल गया वो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट है। ओके, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब, आप फी भरते हो और आप अपनी नेसेसरी डिटेल्स वगैरह भर देते हो और रजिस्ट्रार को डिलीवर कर देते हो। उसी दिन से आपकी एंटिटी की जो रिकॉर्डिंग है वो रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म के पास स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन अफेक्ट हो सकती है अगर आपके ऊपर कोई, आपके फॉर्म के ऊपर कोई केस चल रहा हो या आप कोई केस विड्रॉ करना चाहते हो पहले, तो फॉर्म को रजिस्टर होने से पहले ये सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती। ओके, Yes. अब देखो, सपोज आपने रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म को एप्लीकेशन दे दी, आपको विद इन अ टाइम लिमिट पैसे भरने होते हैं, फीस। ओके, अगर आप लेट पेमेंट करते हो या आप रजिस्ट्रार को वो विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड भेजना भूल जाते हो, तो फॉर्म को पेमेंट के साथ साथ हर दिन की 100 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी जितने दिन तक उन्होंने डिले किया। अगर 5 दिन मैंने डिले किया तो मुझे कितनी भरनी पड़ेगी? 100 टाइम्स 500। ओके, तो ये नेसेसरी होती है ताकि फॉर्म्स जो है अपनी रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल ध्यान से देखें। अंडरस्टूड? Yes. Yes. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का। अब Yes. सपोज कोई, देखो हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप कैन बी ओरल एंड रिटन। अब कोई ओरल पार्टनरशिप में हो और वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, फिर देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और नॉन रजिस्ट्रेशन पे पेनल्टी है, क्योंकि अगर कोई फॉर्म नॉन रजिस्टर होगी तो उसको फ्रॉड करने, वो इजीली फ्रॉड कर सकती है लोगों के साथ, राइट? Yes. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है
ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करता है और ये नॉन रजिस्ट्रेशन पे भी पेनल्टी इम्पोज करता है। सेक्शन 69 में अगर कोई फर्म नहीं रजिस्टर करती तो इसमें फर्म को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। ऑल्दो देखो इंडियन पार्टनर, बाकी कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप चाहे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? ये फर्म के लिए दिक्कतें होती है, इसलिए फर्म सोचती है कि इससे बेटर है कि हम रजिस्ट्रेशन कर ही लेते हैं। ओके, सबसे पहले नो सूट इन सिविल केस बाय द फर्म और बाय द को पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। सपोज आपने किसी से सामान लिया, ओके, एंड उसने आपको डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किए एंड वो गुड्स आपसे वापस नहीं ले रहा, ओके, तो फर्म किसी भी थर्ड पार्टी को कोर्ट में किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकती। क्यों? देखो, स्यू करने के लिए आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट? राइट, यस, बट आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, और खाली एक रजिस्टर्ड फॉर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास ये फॉर्म रजिस्टर ही नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकती। ओके, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। अगर कोई एक्शन फॉर्म करती है तो ना फॉर्म ना पार्टनर अपने क्लेम को सेट ऑफ करने के लिए, अगर सूट की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं, बट पार्टनरशिप एक्ट उनको कोई राइट नहीं देता कि वो थर्ड पार्टी से अपने पैसे वापस मांग सके। ओके, ओके नवीन, ओके, Yes, ma'am. okay. Aggregated partner cannot bring legal action against any other party. अब देखो, हमने पढ़ा था कि कोई पार्टनर फ्रॉड कर सकता है दूसरे पार्टनर के साथ या फर्म के साथ, राइट? क्योंकि पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्ट है तो ना वो फर्म को स्यू कर सकते हैं ना किसी और पार्टनर को, बट अब पार्टनर कैन मे बी स्यूड फॉर डिसोल्यूशन, यानी कि अपने शेयर के लिए वो फर्म या प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट हो फर्म के अंदर, उसके लिए वो लड़ सकता है। बट अगर कोई फ्रॉड होता है या उसके साथ कोई गलती होती है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है। थर्ड पार्टी एक अनरजिस्टर्ड फर्म को स्यू कर सकती है। कैसे? देखो, जैसे कि मेघा, आपकी और नवीन की पार्टनरशिप है, आप दोनों ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आप दोनों ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ठीक है? तो आप मुझे चाहे स्यू नहीं कर सकते, आप मुझे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, मैं आप दोनों को कोर्ट में लेके जा सकती हूँ क्योंकि मैं थर्ड पार्टी हूँ। चाहे आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, मेरे पास राइट है कि मैं आपको कोर्ट में ले जा सकती हूँ। ओके, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म में क्या आपके पास कौन से राइट नहीं होते? देखो क्या होता है कि आप थर्ड पार्टनर को स्यू नहीं कर सकते, राइट? थर्ड पार्टी को आप नहीं स्यू कर सकते, आप किसी पार्टनर को भी स्यू नहीं कर सकते कि वो सेटलमेंट कर सके, खाली प्रॉपर्टी के केस में कर सकते हो और किसी केस में नहीं कर सकते। ओके, अगर आपकी फर्म के पास कोई प्रॉपर्टी है एंड आप फर्म छोड़ के जा रहे हो तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में ये कह सकते हो कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ या मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था या प्रॉपर्टी था मुझे वो चाहिए। बट अगर आपका किसी फर्म के अगेंस्ट 100 रुपए से ज्यादा का सूट है, ₹100 से ऊपर का, तो आप उसको फर्म से रिकवर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? और आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या हायर है डिसीज पार्टनर का, वो भी फर्म को स्यू कर सकता है, उसके पास राइट है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, राइट? जैसे ए एंड कंपनीज रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप इन 2017 विद ABC partners. In 2018, A died. In 2019, C and B and C sue X in name of X and on behalf of A and company without reflex registration. अब एक बात बताओ, क्या ABC पार्टनरशिप रजिस्टर्ड थी ए एंड कंपनी? एक बार इसको लिख तो करो। Yes. रजिस्टर्ड थी, राइट? तो रजिस्टर्ड होने की वजह से क्या वो केस कर सकती है उसके अगेंस्ट? Yes. देखो मेगा, ए जो था ABC पार्टनर्स थे, ओके? ए की डेथ हो गई, ABC वर पार्टनर्स, ए की डेथ हो गई, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है X, ओके? इन तीनों की पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, तो क्या X ए के लीगल क्लेम के लिए B और C पे केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है? Yes. कर सकता है। बट अगर ये नॉन रजिस्टर्ड होती तो क्या X क्लेम कर सकता था? No. नो, देखो X जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, राइट? इज अ थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी क्या स्यू कर सकती है yes, yes. शेयर के लिए? Yes. कर सकती है। ओके, स्यूट अब इस केस में रजिस्टर्ड था इसलिए वो इजीली अपने बिहाफ पे उसको क्लेम कर सकती है। इन्होंने भी नीचे यही क्वेश्चन पूछा कि अगर बी और सी ने एक न्यू पार्टनर को लिया होता डी को और फिर एक्स ने फाइल किया होता विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो क्या होता? देखो, क्या न्यू पार्टनर जो है फर्म नए पार्टनर को स्यू कर सकती है? एक चीज याद रखना, क्या न्यू पार्टनर का नेम अभी तक मैंने रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में लिखवाया है? No. नो, राइट? Yes. देखा, देखो हमने डी को एज अ न्यू पार्टनर एंटर कराया बट हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो डी का पार्टनर, डी हमारा पार्टनर अभी तक खाली नाम का है, उसने अभी तक कोई साइनिंग वगैरह तो नहीं की, राइट? तो जो भी केस होगा वो किस पे होगा? बी एंड सी पे, वो डी पे हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? Yes. Yes. क्यों? क्योंकि डी को अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुआ या डी हमारी पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट में आया ही नहीं है अभी तक। ओके, जब तक कोई पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता क्या मैं उसको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट मान सकती हूँ? No. No. नो, तो इसलिए हम डी पे केस भी नहीं कर सकते। एक बार इसको यहाँ तक रीड करो फिर हम आगे चलते हैं। I'm done. Done, ma'am. कोई डाउट आप दोनों को? No. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप और फर्म में क्या फर्क होता है? देखो, फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है इसका मतलब कि लीगल रिलेशन से सारे पार्टनर्स अलग हो गए। ओके, Yes. अंडरस्टूड? और Yes. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कोई एक पार्टनर अलग हो रहा है पार्टनरशिप से। एक से ज्यादा पार्टनर जब रिटायर होते हैं तो फर्म का डिसोल्यूशन होता है। अब देखो इनके बीच का फर्क क्या है, पहले ये समझो। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो पार्टनरशिप कंटिन्यू, जो पार्टनरशिप हमारी चल रही थी वो पूरी बंद हो जाती है। ओके, पूरी पार्टनरशिप नहीं चलती। और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि बिजनेस की कंटिन्यूटी को कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई एक ही पार्टनर चाह रहा है। अंडरस्टूड? Yes. जब फर्म बंद होगी तो हमें अपना बिजनेस सारा वाइंड अप करना पड़ेगा, राइट? तो असेट्स का रियलाइजेशन होगा। क्या होगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में याद रखना बेटा, हम सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं और सारे असेट्स को सेल कर देते हैं। ओके, और रीवैल्यूएशन होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम खाली रीवैल्यू करते हैं ताकि हम जाने वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दे सके। इसमें फर्म बंद नहीं होती। ओके, Yes. ये कोर्ट के ऑर्डर से होती है जो हमारी डिसोल्यूशन बाय फर्म होती है, और पार्टनरशिप कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप एक छोटा सा हिस्सा होता है बट पार्टनरशिप में हम फर्म का डिसोल्यूशन नहीं मान सकते। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का तो ये मतलब हो गया कि पूरी फर्म बंद हो गई तो पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं होती। फर्म में सारे अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं और पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट्स नहीं बंद होते। क्यों नहीं बंद होते? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ओनली वन पार्टनर लीव्स द फर्म। ओके, Yes. अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से होती है? देखो, अगर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया तो चार तरीके से होती है। सबसे पहले कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मैं आपको ऊपर नीचे करके बताऊंगी ताकि आप इजीली समझ पाओ। देखो, एक तो होता है कि फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व होना ही होना है। जब फर्म क्या बोलते हैं एक से ज्यादा बिजनेस कैरी करती है या फर्म किसी लॉफुल एक्शन में नहीं रहती। ओके, जैसे कि सपोज हमारी फर्म्स जो थी पहले लीगल बिजनेस करती थी, देन इट जॉइंड इन स्मगलिंग। ओके, स्मगलिंग इज इलीगल, राइट? Yes. तो इस वजह से कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया कि आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे एक फर्म जो है ये एक पर्टिकुलर केमिकल का बिजनेस करती है और वो केमिकल लॉ में बैंड है, तो फर्म ने अनलॉफुल बिजनेस किया तो उसको हम नेसेसरी है कि डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes. सेकंड इज डिसोल्यूशन बाय Yes. जब सारे पार्टनर्स ने अग्री कर दिया कि हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो सारे पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि फर्म को बंद कर देते हैं एंड फर्म बंद हो गई। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आप कोई इलीगल एक्शन करते हो जिस वजह से आपको ऑर्डर मिल जाता है कि अब आपको ये बंद करनी पड़ेगी। ओके, Yes. डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। देखो, पार्टनरशिप एट विल में कोई पार्टनर अगर जाता है तो वो प्रॉपर नोटिस देता है, राइट, टू ऑल द पार्टनर्स की वो फर्म को बंद कर रहा है, वो जा रहा है। जब फर्म डिसॉल्व होती है उस डेट से जो डिसोल्यूशन तक का नोटिस का पीरियड होता है, अगर उसमें डेट नहीं मेंशन होती
तो उस डेट के बाद जो होती है हम वो पार्टनरशिप को बंद मान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक पार्टनर अगर उसको पार्टनरशिप छोड़नी होती है तो वो पब्लिक नोटिस देता है, राइट? Yes. Yes. राइट, तो जिस दिन से वो पब्लिक नोटिस देगा उस दिन से उस पार्टनरशिप फॉर्म का उस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, क्योंकि पार्टनर छोड़ के जाएगा तो हम नया पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, राइट? Yes. ओके। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ वजह हुई जिस वजह से हमने पार्टनरशिप बंद की, क्या वजह हो सकती है? देखो, एक तो हमने पढ़ी थी फिक्स्ड पार्टनरशिप, जब एक फिक्स टर्म खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जब आप एक से ज्यादा अंडरटेकिंग में सेम बिजनेस करते हो, जब एक पार्टनर की डेथ होती है, जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन 4 केसेस में भी हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अंडरस्टूड? जब Yes. फिक्स टर्म खत्म होता है, जब हम अपने एक पार्टनर सेम नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स करता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या जब पार्टनरशिप में एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अंडरस्टूड? Yes. अब देखो, ये तो था कि जब कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। अब बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का ऑर्डर आए कि अब अपनी पार्टनरशिप बंद करो, राइट? Yes. तो वो कब हो सकता है? सबसे पहले अनसाउंड माइंड। देखो, अनसाउंड माइंड का मतलब एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। ओके, वो अनसाउंड माइंड हो, यानी उसको कोई मेंटल सिकनेस हो, तो कोर्ट उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का या फॉर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी सिकनेस से वो बंदा जो डिसीजन लेगा, राइट, वो सही नहीं लेगा। इफ ही इज मेंटली इल तो वो लॉजिकली नहीं सोच पाएगा, राइट? Yes. राइट Yes. नवीन, कोई इशू इसमें? जैसे ABC पार्टनर है, ए को सीवियर इन्फेक्शन हुआ और थायराइड हो गया, इस वजह से वो बिजनेस बहुत वीक्स तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इस काइंड ऑफ इलनेस की वजह से बिजनेस एक्टिविटी क्या इफेक्ट हो रही है? मेघा, नवीन, क्योंकि उसको थायराइड हुआ है तो वो बहुत टाइम तक बिजनेस में आ नहीं पा रहा, क्या इस वजह से बिजनेस एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है उसकी? No. देखो, ABC पार्टनर्स हैं, ए को इन्फेक्शन हुआ जिस वजह से वो बहुत वीक्स तक बिजनेस में नहीं आया, ना उसने बिजनेस के किसी एक्शन में पार्ट लिया, ना बिजनेस में कोई डिसीजन में हेल्प की। तो क्या ए हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो रहा है या हमारे बिजनेस को और खराब कर रहा है? Not helpful. नॉट हेल्पफुल। तो इसलिए हम उसको अगर कोई दिक्कत होती है, वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो। ओके। नेक्स्ट Yes. इज परमानेंट इनकैपेबिलिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि देखो, जब एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज परमानेंटली नहीं कर सकता, जब उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो, तो उस केस में भी आपको फॉर्म ऑर्डर कर सकती है कि आप अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दो। क्योंकि देखो, अगर किसी को मेंटल इलनेस हुई तो वो बंदा गलत डिसीजन लेगा, राइट? वो सही सेंसेस में डिसीजन नहीं ले पाएगा, और थर्ड पार्टी अगर उसको स्यू भी करेगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उस केस में कोर्ट उसको पहले ही ऑर्डर कर देती कि आप अपने बिजनेस को बंद कर दो। ओके। Okay. Yes. नेक्स्ट इज मिसकंडक्ट। देखो, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई गलत काम करोगे, इलीगल बिजनेस करोगे या मिसकंडक्ट करोगे, तो कोर्ट उस फॉर्म को ऑर्डर कर सकती है कि आप अपनी फॉर्म को बंद कर दो, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो ये मिसकंडक्ट है, और इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारे सोसाइटी पे। अंडरस्टूड? जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स को सिगरेट सप्लाई करना या अल्कोहल सप्लाई करना, दिस इज रॉन्ग, राइट? ये लॉफुल नहीं है। तो इस केस में कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है कि आप अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दो। ओके, Yes. Yes. कोई डाउट? No. ओके। नेक्स्ट इज परमानेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, देखो, एक पार्टनर बार बार आपके बिजनेस अफेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़े जा रहा है। रीजनेबली क्यों तोड़ रहा है? जैसे कि बिजनेस में 4 चीजें होती है जिस वजह से मोस्टली कोर्ट पार्टनरशिप को अलाउ नहीं करता। सबसे पहले होता है कि देखो, आपने या तो अकाउंट्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी है। ओके, हेलो, Yes. ओके, सपोज आपने अकाउंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी है। सेकंड इज एम्बेजनमेंट। एम्बेजनमेंट मतलब आपने कोई ना कोई किडनैपिंग कर रखी है बिजनेस में। आपने बिजनेस के लिए किसी को किडनैप किया हो क्योंकि उसने आपके पैसे ना वापस किए हो, आपने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ की हो, आपने कैश फ्लो ना, देखो पार्टनरशिप में जो कैश फ्लो होता है ये लिमिटेड इसकी अमाउंट होता है। अगर आप उस अमाउंट से ज्यादा होल्ड करते हो
या रिपीटेड रिक्वेस्ट के अलावा आप अपने पार्टनर्स को या थर्ड पार्टी को अकाउंट शो करने से मना कर देते हो, तो उस वजह से भी आपका बिजनेस कोर्ट आपको मना कर सकता है कि आप इस पार्टनरशिप को बंद कर दो। ओके, जैसे कि एक पार्टनर है, ये न्यूमरस अकाउंट्स रखता है बट कोई भी रिसिप्ट वगैरह एंटर नहीं करता, जिस वजह से पार्टनर्स के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं और पार्टनर्स का म्यूचुअल कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय है। देखो, अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़े होंगे तो कल को चल के पार्टनरशिप की थर्ड पार्टी को भी अफेक्शन होगा, राइट? Yes. तो इस केस में कोर्ट उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते। अंडरस्टूड? Yes. कोई डाउट? No. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो, जब एक पार्टनर अपना एक पूरा ट्रांसफर, जो अपना इंटरेस्ट है या पार्टनरशिप का शेयर है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे या सोल्ड कर दे, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, और उसके बदले एरियर्स हो जाए पार्टनर्स को, जैसे कि सपोज मैंने अपना मेघा ने अपना शेयर मुझे सेल कर दिया, ठीक है, पार्टनरशिप का, और मैंने विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसने बाकी पार्टनर से नहीं पूछा, मेघा ने अपना शेयर मुझे सेल कर दिया, और मैंने जो क्रेडिटर्स थे इनसे 20 लाख रुपीस लोन ले लिया फॉर्म के नाम पे और मैं भाग गई। तो ऐसा एक्शन दोबारा ना हो तो कोर्ट बोलेगा कि आप ये पार्टनरशिप अपनी अभी से ही बंद कर दो। ओके, Yes. Yes. नेक्स्ट इज परपेचुअल लॉस। देखो, अगर एक पार्टनरशिप को लॉस हो जा रहा है और फ्यूचर में भी लॉस होगा, प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है, तो क्या फर्म उसको अलाउ करेगी कि आप आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू करो? तो कोर्ट मना कर देते कि आपको फ्यूचर में भी लॉस ही होगा, इसलिए आप अभी से अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दो। और नेक्स्ट इज जस्ट एंड इक्विवेबल लॉसेस, यानी कि देखो, या तो आपकी मैनेजमेंट डेडलॉक है, डेडलॉक का मतलब आपकी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करती, आपके पार्टनर्स आपकी पार्टनरशिप टर्म को सीरियसली नहीं लेते, आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, या आपके पार्टनर जो है ये स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं, इन केसेस में भी फर्म आपको कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दो। अंडरस्टूड? Yes. एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो या जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अंडरस्टूड? Yes. बट इसमें दो चीजें हैं, देखो, it seeks to protect third party dealing with the firm who had no prior or who had no notice of prior dissolution। देखो, सबसेक्शन 1 में ये भी बताया गया है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, देखो फर्म ने डिसॉल्व कर दिया बट उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को बताया ही नहीं कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, या उन्होंने डिसोल्यूशन क्यों किया, ताकि पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर सके थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी से। ओके, जैसे X and Y who carried a business in partnership for several years executed on December 1 a deed dissolving the partnership deed from that day। ओके, इन्होंने 1 दिसंबर को डिसाइड किया कि हम डिसोल्यूशन करेंगे, but failed to give a public notice of dissolution। On December 20, X borrowed in the firm's name a certain amount of money from R, who was ignorant of dissolution। In such case, Y would also be liable for registration फॉर बिकॉज लीगल नोटिस वॉज नॉट गिवन। देखो, अगर लीगल नोटिस नहीं किया तो क्या पार्टनरशिप के लिए वाई लायबल होगा? Yes. यस। नवीन, क्या वाई लायबल होगा? Yes. क्यों? क्योंकि उन्होंने लीगल नोटिस नहीं दिया, तो क्या ये पार्टनरशिप लीगली हम डिसॉल्व मानेंगे? नहीं मानेंगे, No. राइट? No. ये लाइबिलिटी कब नहीं मानते? जब या तो वो पार्टनर डिसीज्ड होता, या इंसॉल्वेंट होता, या वो पार्टनर होता जो फर्म की डीलिंग्स के साथ डोरमेंट पार्टनर जो होता है, जिसको फर्म्स की डीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता। ओके, अब राइट ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो, जब एक पार्टनर का जब बिजनेस वाउंड अप होगा तो उसका राइट क्या होगा कि जिस डेट तक उसने अभी तक जो जो डेट लाइबिलिटी की पेमेंट की है, एक तो उसके ऊपर वो अप्लाई होगा, और उसकी फर्म के अंदर जो उसका प्रॉपर्टी का शेयर होगा, उसके पास राइट होगा ना कि वो अपना प्रॉपर्टी का शेयर और प्रॉफिट फर्म से रिकवर कर सकता है। क्या क्या रिकवर कर सकता है? प्रॉफिट, Profit. प्रॉपर्टी शेयर, ये दोनों चीजें वो फर्म से रिकवर कर सकता है। ओके, Yes. कंटिन्यू अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। अगर बिजनेस वाइंड अप होता है तो हर फर्म के पास अथॉरिटी है कि वो पार्टनर के पास अथॉरिटी की फर्म को वाइंड अप करता है, यानी कि म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन जो है पार्टनरशिप के, अगर वो वाइंड अप होती है और पार्टनरशिप के टाइम पे कुछ भी रह जाता है, जैसे कि सपोज कि कोई केस नहीं है पार्टनर्स के पास, बट उनमें कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया,
तो क्या उसकी लाइबिलिटी बाकी पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी? मुझे आप दोनों बताओ। कि एक Yes, ma'am. पार्टनर है, ओके, 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से ए बी सी, जिसमें से ए इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या बी और सी उसकी लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए लाइबल होंगे? Mm, देखो देखो, क्या एक पार्टनर का एक्शन बाकी पार्टनर्स के एक्शन को Yes. बाइंड करता है? yes. तो यस, अगर एक इंसॉल्वेंट हो जाता है बट पार्टनरशिप भी कंटिन्यू हो रही है, देखो वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस डेट से वो पार्टनरशिप से हट गया, राइट मेघा? Yes. Yes. तो बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे कि वो उसका शेयर ऑफ लॉस भी पे ऑफ करेंगे। ओके, Yes. अब मेघा, हम तीनों की पार्टनरशिप थी, मेघा ने बोला कि मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रही हूँ। तो अब जब पार्टनरशिप छोड़ के जाएगी मेघा, तो क्या क्या अग्रीमेंट होगा? सबसे पहले, अगर कोई लॉस हो रहा है, जैसे कि कैपिटल हमने पढ़ा है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है क्लास 12 में, तो हमें पता है कि कभी कभी पार्टनर्स को भी पे ऑफ करना पड़ता है, राइट? कैपिटल्स कभी कभी नेगेटिव में होते हैं, तो वो सबसे पहले अपने जो भी नुकसान है वो प्रॉफिट्स में से पे ऑफ करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट का शेयर बचता है पार्टनर्स के लिए, तो वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। सबसे पहले हम सारे खर्चे निकालेंगे। खर्चे कैसे? जैसे अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ हो या रियलाइजेशन पे लॉस हुआ, तो हम पहले पार्टनर से वो पैसे लेंगे एंड एंड में उसका अकाउंट सेटल कर देंगे। ओके, एंड अगर पार्टनर का कोई असेट है, तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि अगर हमें थर्ड पार्टी को कोई डेट पे करना है, किसी पार्टनर को कोई पैसे पे करने हैं जो उसके कैपिटल से ड्यू हैं, अगर उसने हमसे कभी कोई फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट में उधार लिया हो, या कोई रेसिड्यू हो उन पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट में, तो उसको पहले ये चीजें सेटल करनी पड़ेंगी, तभी वो हमसे अपने पैसे मांग सकता है। ओके, जैसे Yes. कि एक्स एंड वाई जो हैं, ये पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं, और एक्स की डेथ हो जाती है। ओके, पता चला कि जब पार्टनरशिप हुआ तो एक्स ने 6,60,000 कंट्रीब्यूट किए थे बिजनेस में, और वाई है उसने खाली 90,000 किए थे। ओके, असेट्स जो थे ये 2 लाख थे, तो इसमें डेफिशिएंसी क्या हुई कि देखो 6,60,000 जो थे, ये तो एक्स का कैपिटल था, राइट, जो उसको मुझे पैसे वापस देने हैं, राइट? Yes. Yes. एंड सेकंड थिंग, हमारी फर्म के असेट्स कितने थे? 2 लाख। तो यानी कि एक्स की जो टोटल लाइबिलिटी इतनी थी, Mm, असेट्स इतने थे, तो 4,60,000 इज द रिमेनिंग लाइबिलिटी, राइट? Yes. उसमें Yes. से एक्स, अगर मैं वाई के असेट्स को भी माइनस करूं, तो जो 4,20,000 है, ये लाइबिलिटी के पैसे किसने भरने थे? वाई ने। किसको देने थे? एक्स को। तो अगर एक्स की डेथ भी हो जाती है, तो अगर कोई पैसे बचते हैं, तो वो एक्स के रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसे वापस करेंगे। ओके, Okay. Yes. अगर एक्स की डेथ हो जाती है और कोई भी पैसा एक्स के अगेंस्ट मेरे पास पड़ा है, कोई भी, इवन इफ उसका कैपिटल का है, उसकी लाइबिलिटी का है, कोई भी पैसा है, तो वो मैं उसके एस्टेट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे वापस करूंगी। अंडरस्टूड? Yes. कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कि पेमेंट ऑफ फॉर्म डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट। देखो, अगर कोई फॉर्म की प्रॉपर्टी है और उसकी डेट की पेमेंट करनी है, तो उस केस में सारा प्रॉफिट, सारे पेमेंट सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे, राइट? Yes. कि अगर मैंने फॉर्म के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली है, और अगर मैंने कोई पार्टनर ने अपने नाम पे सेपरेट प्रॉपर्टी की है, तो उसके पेमेंट वो पार्टनर खुद करेगा। ओके, Okay. और अगर कोई, जैसे सपोज मैंने पार्टनर ने 2 लाख रुपए उसको प्रॉपर्टी का पर मंथ हमें भरना होता है। ओके, रेंट या ईएमआई, तो उस पार्टनर ने 1 लाख रुपीस पे कर दिए, बट वो 1 लाख और नहीं पे कर पाया, तो ये फॉर्म की ड्यूटी है कि बाकी 1 लाख रुपीस वो फॉर्म पे करेगी, क्योंकि उस पार्टनर ने वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे ली है? फॉर्म के नाम पे। अंडरस्टूड? Yes. Yes. इधर तक आपको कोई भी डाउट? No. इसके No. साथ हमारा पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाता है। हाँ जी मेघा, बताओ, कोई डाउट है आपको? No, no. ओके, अब आपको क्या करना है कि कल आपकी लॉ की क्लास तो है नहीं, कल संडे है, तो आप लोग बैठ के इस चैप्टर को आज और कल में लर्न करोगे, एंड बाय कल रात को 10 बजे तक आपका लॉ का टेस्ट सबमिट हो जाना चाहिए। मुझे दोनों का टेस्ट सबमिट चाहिए कल का, Okay. एंड इकोनॉमिक्स का टेस्ट मुझे अभी क्लास 3 बजे की क्लास से पहले सबमिट चाहिए। Okay. ओके, Yes. Okay. Yes. कहाँ पे सबमिट करना है मेघा? साइट पे, राइट?
Yes. Yes. नवीन आप भी लिख के इसको सबमिट करेंगे एंड मुझे टेस्ट जिस टाइम सबमिट कर दोगे मुझे मैसेज डाल देना कि मैम वी हैव सबमिटेड द टेस्ट. ओके Okay. Yes. ओके बाय बाय. Bye. Bye.